Okay, so I hope this screen is visible to everyone. So I quickly revise this table, okay, which cover all the formulas on the Fourier transform and inverse post Fourier transform, or I can say this is all about the Fourier transform. So if you prepare this table, or if you understand all the formulas behind this table, okay, from this also you can cover this whole topic. Okay, so here in this second column, okay, you will see the Fourier transform, Fourier cosine transform, Fourier sine transform, okay, for even function, for odd function. Okay, so titles like this. In second interval you will have the interval, then you will have the Fourier transform, and in last column you will have the inverse Fourier transform. Okay, and there is one more title for the inverse Fourier transform, and that is Fourier integral transform. Okay, so I will also explain you the difference between the inverse transform and Fourier इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. ओके, कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस हो रहा है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म में कहाँ तक कैलकुलेशन करने एंड फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में कहाँ तक कैलकुलेशन करने. ओके, दैट आई विल एक्सप्लेन इमीडिएटली आफ्टर दिस टेबल. ओके, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ. तो क्वेश्चन में एक तो बेसिकली आपको करना है क्या, कोई भी एग्जांपल आने दो, एट द एंड यू हैव टू कैलकुलेट आइदर फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. बट जो आपने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया, आप सब में देखो, लास्ट कॉलम में आप सारे जगह पे देखो, जो आपने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया है, okay, that is also called as Fourier integral representation. Okay, so that Fourier inverse transform or that Fourier integral representation is defined in terms of Fourier transform. जैसे कि फर्स्ट रो में आप चेक करो, यहाँ पे f of lambda आ रहा है, f of lambda is the Fourier transform of f of x. सेकंड रो में आप चेक करो, fc of lambda आ रहा है, fc of lambda is the Fourier cosine transform of the given function. थर्ड रो में आप चेक करो, वहाँ पे Fourier sine transform आ रहा है, okay, that is fs of lambda. तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कंपल्सरी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना ही है. या अगर आप इसको कंबाइनली देखते हो, कोई भी एग्जांपल आने दो, हर एक एग्जांपल में पहले आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है तो ही अगर उन्होंने एक्सटेंशन में दिया कि इनवर्स भी कैलकुलेट करो, तब जाके आप ये चीज़ें कैलकुलेट कर पाओगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू. ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल आने दो, एट द एंड आपको उस एग्जाम्पल में फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप. अभी सेकंड स्टेप क्या है, जब भी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, इन जनरल फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ यू आपका गिवन फंक्शन है, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, विच इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ लैम्बडा, कैपिटल एफ ऑफ लैम्बडा. सो इट इज एक्चुअली द इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ दैट फंक्शन, जो भी आपका गिवन फंक्शन है, मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू माइनस आई लैम्बडा यू डी यू. तो बस ये इंटीग्रल सॉल्व करो. ओके, जो भी आंसर मिलेगा दैट इज योर फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, बट यहाँ पे हमने क्या किया कि जस्ट टू रेड्यूस अवर कैलकुलेशन, जैसे हमने फोरियर सीरीज में किया था, just to reduce our calculation, first we will check whether given function is even function or odd function. ठीक है, तो ये इवन एंड ऑड का पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट इस टॉपिक में, क्योंकि अगर आपको वही नहीं समझ में आ रहा कि इवन फंक्शन कैसे चेक करना है, ऑड फंक्शन कैसे चेक करना है, ओके, तो फिर आगे प्रॉब्लम आपका, मतलब उस प्रॉब्लम में आप वन स्टेप का भी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे. ठीक है, क्योंकि ये टोटली इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड है ना, और उसमें जो मेन फार्मूला है या फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो मेजर फार्मूला है, ओके, वहाँ से इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना इतना ट्रिवियल नहीं है. मैं एग्जांपल भी लेने वाला हूँ, बट ये इतना इजी नहीं होगा आपको सारे एग्जांपल के लिए या सारे गिवन फंक्शन के लिए. तो जनरली एग्जांपल्स आपको कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्म के ऊपर आते हैं या इवन एंड ऑड फंक्शन के ऊपर आते हैं. इसलिए या इन दोनों मतलब रो 2 एंड रो 3, इन दोनों केस में फर्स्ट वी नीड टू चेक वेदर गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन. तो यहाँ पे इवन एंड ऑड का पार्ट जो आने वाला है वो इंटरवल पे आने वाला है. तो एग्जांपल के टाइम पे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इवन फंक्शन को कैसे चेक करना है, ऑड फंक्शन को कैसे चेक करना है. अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे इमीडिएटली चैट बॉक्स में वैसे डाल दो, सो दैट आई कैन टेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन. ओके, तो आपको करना क्या है, कोई भी एग्जांपल आने दो, आपको पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. ओके, अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला आपका एफ ऑफ लैम्बडा इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज टू माइनस आई लैम्बडा यू डी यू. ओके, ये एक पार्ट था. सेकंड पार्ट क्या है, बट अगर आपको कैलकुलेशन आपके रिड्यूस करने, ओके, जस्ट टू रिड्यूस आवर कैलकुलेशन इन एवरी एग्जाम्पल फर्स्ट विल चेक वेदर आवर गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन. क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे ही फंक्शन आपका इवन आता है, ओके, उस केस में ये फॉर्मूला चेंज होकर आपके पास क्या आ जाता है, ओके, 0 टू इन्फिनिटी. आप देखो ये टोटल इंटरवल थी, होल रियल लाइन थी, ओके, उसको आपने हाफ पार्ट में डिवाइड किया, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू और ई रेज टू माइनस आई लैम्बडा यू. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ई रेज टू माइनस आई लैम्बडा यू के जगह पे बस एक रियल नंबर आता है विच इज कॉस लैम्बडा यू. ये चेंज कौन से केस में हो रहा है, व्हेन योर फंक्शन इज इवन, है ना.
तो इस केस में जब आपका फंक्शन इवन आता है तो आपको बस यही इंटीग्रल सॉल्व करना है एंड वी डिनोट दिस इंटीग्रल, क्योंकि इस इंटीग्रल में कॉस का ही फंक्शन आ रहा है, देयरफॉर वी डिनोट दिस इंटीग्रल बाय एफसी ऑफ लैम्बडा, दैट इज कॉल्ड एज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। और आपका फंक्शन अगर ऑड आता है, इफ योर फंक्शन इज ऑड फंक्शन, इन दैट केस दिस फॉर्मूला कन्वर्टेड इनटू साइन इंटीग्रल, दैट इज 0 to infinity f of u sin lambda u du। ठीक है, सो आई होप ये पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। कोई भी एग्जांपल आने दो, ओके, आपको पहले ये चेक करना है कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अभी ऑब्वियसली आपकी लास्ट केस फिर आ जाएगी, व्हाट अबाउट अ फंक्शन विच इज नाइदर इवन नॉर ऑड। सो इफ योर फंक्शन इज नाइदर इवन एंड नॉट ऑड, उस केस में फिर आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा, एफ ऑफ लैम्बडा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज टू माइनस आई लैम्बडा यू डी यू। तो आज के लेक्चर में ये तीनों एग्जांपल्स में लेने वाला हूँ, इवन फंक्शन का एग्जांपल, ऑड फंक्शन का एग्जांपल एंड नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन का एग्जांपल। देखते हैं कि 40 मिनट्स में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ओके, बट आई विल ट्राई टू टेक ऑल 3 एग्जांपल्स इन टुडेज लेक्चर ओनली, ओके। फिर ये जो लास्ट के 2 केसेस थे ना, यहाँ पे अगर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ही कैलकुलेट करो या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ही कैलकुलेट करो, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले यूज करने। तो इसलिए इन दोनों केसेस में इतना कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं आपको, क्योंकि उन्होंने ही बोला है कि कौन सा कैलकुलेशन आपको करना है, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो आई होप ये पार्ट सबको क्लियर हो रहा है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक वेदर गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो इवन आता है तो इवन के फॉर्मूले, ऑड आता है तो ऑड के फॉर्मूले, अगर नाइदर इवन नॉर ऑड आ रहा है तो ये फर्स्ट फॉर्मूला, ओके। मैं करेक्शन करके आपको या इसमें ऐड करके देता हूँ। सो दिस फर्स्ट फॉर्मूला इज ओनली फॉर नाइदर इवन एंड नॉर ऑड फंक्शन, ओके। नाउ विल कम टू इनवर्स, क्योंकि आपको साइमल्टेनियसली दोनों चीजें लर्न करनी है। सो विल कम टू द लास्ट कॉलम विच इज इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और द फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करता हूँ, बट एट द एंड अभी के लिए आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म से फिर से आप रिवर्स जाने वाले हो और आप वो ओरिजिनल फंक्शन कैलकुलेट करने वाले हो। तो उसका जो फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई। ये इन जनरल है फॉर एनी, मतलब अगर फंक्शन आपका नाइदर इवन नॉर ऑड आ रहा है तो। इतना हमेशा याद रखो, जिस केस में आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है उसी केस में आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। मतलब आपने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है और इनवर्स के लिए आप ये रिजल्ट यूज करो, ऐसा मत करो। अगर आपने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है तो उसका ही इनवर्स का फॉर्मूला यूज करो, अगर आपने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया तो उसका ही इनवर्स का फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये मतलब ये डिफरेंशिएट ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिस केस में आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे उसका इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में, बस कॉस की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2/पाई आता है ना, यह रिप्लेस होता है क्योंकि ये फंक्शन था, अब यह रिप्लेस होगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से, यहाँ पे भी ये फंक्शन रिप्लेस होगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से, ओके। और ये लास्ट में भी लैम्बडा एक्स आता है, यू वेरिएबल नहीं रहेगा क्योंकि यू वेरिएबल आपका फोरियर कोसाइन में या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में आता है, तो यू वेरिएबल की जगह पे एक्स आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन आपका विद रिस्पेक्ट टू डी लैम्बडा होगा। ये चेंज आप हमेशा, इंटीग्रेशन भी कैसे याद रखना है, जो फंक्शन आप ले रहे हो यहाँ पे एफ सी ऑफ लैम्बडा आ रहा है मतलब उसका इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पे एफ एस ऑफ लैम्बडा आ रहा है मतलब उसका इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पे एफ ऑफ यू आ रहा था इसलिए उसका इंटीग्रेशन आ रहा है, ओके। और ये फर्स्ट फॉर्मूला 1/2 पाई, ये फैक्टर भी याद रखो, नाइदर इवन नॉर ऑड के केस में 1/2 पाई फैक्टर आता है, अदरवाइज 2/पाई फैक्टर आता है, ओके। और यहाँ पे रेंज आपकी वही रहती है -∞ to ∞, यहाँ पे 0 to ∞, 0 to ∞। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म, ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। लेटर ऑन हम एग्जांपल्स भी लर्न करने वाले, तो स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्मूलाज भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ये लास्ट दोनों केसेस में इतना कुछ स्पेशल नहीं है, अगर उन्होंने मेंशन किया तो फोरियर कोसाइन यूज करो, अगर उसी केस में इनवर्स कैलकुलेट करो तो इनवर्स कैलकुलेट करो। तो ये रिपीटेशन, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 इज जस्ट द रिपीटेशन ऑफ केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। सो आई होप दिस टेबल इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। मतलब इन दोनों केसेस में कहाँ तक कैलकुलेशन आपको करना है। अगर मतलब एक क्वेश्चन आपको ऐसे आता है कि जहाँ पे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जहाँ पे फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, तो दोनों में आपको एफ ऑफ एक्स से कैलकुलेट करना है, बट डिफरेंस क्या है दैट आई विल एक्सप्लेन हियर, ओके। दोनों केस में आपको पता है इनवर्स का फॉर्मूला ये, ओके, वो सेम ही है, ओके। फर्स्ट केस में दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, है ना। सेकंड इज फॉर इवन फंक्शन फॉर ऑड फंक्शन, यहाँ पे भी नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, सेकंड इज, ये सेम ही रहेंगे फॉर्मूले, ओके। बट
अगर क्वेश्चन में आता है कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो या फाइंड इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, उस केस में आपको करना क्या है? फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट इंटीग्रल। ओके, तो आपको करना क्या होगा? अगर आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो आपको पहले एफ ऑफ लैम्बडा कैलकुलेट करना होगा। एफ ऑफ लैम्बडा मतलब क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, फिर वो वैल्यू आपको इस इंटीग्रल में पुट करके ये इंटीग्रल भी सॉल्व करना है। That is find the Fourier transform and also solve that integral. Okay, that gives you inverse Fourier transform in first case. सेकंड केस में भी वही है, यहाँ पे एफ सी ऑफ लैम्बडा कैलकुलेट करो, दैट इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, इसमें पुट करो, इंटीग्रल को सॉल्व करो। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल को यहाँ पे सॉल्व करना है। दैट गिव्स यू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सेम फॉर थर्ड, है ना? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इंटीग्रल को सॉल्व करो, दैट गिव्स यू इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ओके, बट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में या फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में आपको बस करना क्या है? जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट केस, आपको यहाँ पे बस फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके इस इंटीग्रल में रखना है या इस इंटीग्रल में पुट करना है। लेटर ऑन वी विल नॉट सॉल्व दैट इंटीग्रल। फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में आपको इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना है, वो क्योंकि वो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वर्डिंग में आ रहा है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, तो आपका आंसर भी इंटीग्रेशन में ही रहेगा। ओके, आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। ओके, अगर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है तो वो इंटीग्रल सॉल्व करना है, अगर फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन आता है तो बस फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके उस इंटीग्रल में पुट करो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ज़्यादा सिंपल होगा इसमें, क्योंकि सेकंड कैलकुलेशन है ही नहीं। ठीक है, तो सेकंड केस में भी वही है, जस्ट कैलकुलेट दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे पुट करो, दैट इज योर फाइनल आंसर। डोंट सॉल्व दैट इंटीग्रल। ठीक है, again in third case just calculate that Fourier sine transform, put and this integral, that will be your final Fourier integral transform। तो अभी इस स्लाइड से आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ओके, या सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको क्या बोला कि इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म में फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके ओके, फिर इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपको वो इंटीग्रल भी सॉल्व करना है। ओके, और फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में ओके, जस्ट कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड पुट दैट इन द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, और इन द फॉर्मूला फॉर एफ ऑफ एक्स, उसमें बस पुट करो एंड वो इंटीग्रल वैसे ही रहने दो, दैट इज योर फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ओके, सो विल गो वन बाय वन। ओके, टेबल में जितनी सारी चीज़ें आ रही है वो सॉल्व करने के लिए हमें वन बाय वन जाना होगा। ओके, सो इन फर्स्ट केस और इन फर्स्ट टाइम वी विल जस्ट डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑन फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। सो फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में आपको करना क्या है? जस्ट कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज एफ ऑफ लैम्बडा कैलकुलेट करो और फिर इंटीग्रल में पुट करो एंड जस्ट पुट इन द इंटीग्रल फॉर एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, इंटीग्रल को सॉल्व नहीं करना है। ओके, सो विल टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, बट और इन डिटेल में एक और बार ले रहा हूँ। सो क्वेश्चन वन इज लाइक दिस, बाय कंसिडरिंग द फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल कंसिडर करो, फोरियर साइन इंटीग्रल कंसिडर करो, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल कंसिडर करो ऑफ दिस गिवन फंक्शन एंड फ्रॉम दैट कैलकुलेट दिस टू इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज लेटर पार्ट, है ना, वो बाद में देखा जाएगा कैसे इंटीग्रल ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करने। ओके, पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द फोरियर साइन इंटीग्रल एंड द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, बट दोनों केस में इंटीग्रल है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आ रहा है। ओके, तो दोनों केस में अगर आपको या इनवर्स कैलकुलेट करना है या इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, उन दोनों केस में पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा। ओके, सो इन सोल्यूशन टू फाइंड द फोरियर साइन इंटीग्रल, जो हमें पहले कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/π 0 to infinity एफ एस ऑफ लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा। दिस इज द फोरियर साइन इंटीग्रल, और आई कैन से इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसमें आपको टू फाइंड द फोरियर साइन इंटीग्रल और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द एफ एस ऑफ लैम्बडा, दैट इज द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो पहले हमें क्या करना है? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एफ एस ऑफ लैम्बडा, दैट इज द इंटीग्रेशन 0 to infinity एफ ऑफ यू साइन लैम्बडा यू डी यू। एफ ऑफ यू की वैल्यू क्या है? ई रेज टू माइनस एम यू। सो एफ ऑफ यू इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एम यू, योर साइन लैम्बडा यू डी यू एज इट इज। ओके, आपके पास मैंने एक इंटीग्रेशन का रिजल्ट दिया था, दैट इज रिजल्ट इज लाइक दिस, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity ई रेज टू माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इफ यू कंपेयर दिस इंटीग्रल विद दिस standard formula, you will have a equal to what? Plus m
है ना, माइनस ऑलरेडी आपको कंसिडर करना है. सो a इक्वल टू प्लस m एंड b इज इक्वल टू लैम्बडा. सो जस्ट पुट दिस वैल्यूज, यू विल गेट दैट इंटीग्रल और यू विल गेट दैट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एज लैम्बडा अपॉन m स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर. अभी क्या करो, जो आपका फोरियर साइन इंटीग्रल था उसमें ये वैल्यू पुट करो. तो दिस योर फोरियर साइन इंटीग्रल एंड जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दैट इंटीग्रल. ओके, whatever you will get, that is called as Fourier. Okay, so that is called as Fourier sine integral. Actually अगर इतना ही क्वेश्चन रहता है एग्जाम्पल में तो हमें यहाँ तक ही सॉल्व करना है. ओके, तो या उन्होंने क्वेश्चन में पहले किया जाता है कि आपको फोरियर साइन इंटीग्रल भी कैलकुलेट करना है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल भी कैलकुलेट करना है, फिर उन दोनों का यूज करके आपको कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है या कुछ इंटीग्रेशन के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं. ओके, बट फोरियर साइन इंटीग्रल का आंसर यहाँ तक ही आता है. ओके, अगर फोरियर साइन इंटीग्रल के जगह पे उन्होंने ये पूछा होता कि फाइंड इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स कैलकुलेट ही करो, है ना, तो उस केस में आपको इंटीग्रल भी सॉल्व करना है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइन इंटीग्रल एंड साइन ट्रांसफॉर्म. ओके, नाउ आपको करना क्या है. ओके, तो अगर आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखते हो तो क्वेश्चन में ये दिया था यूजिंग दिस फोरियर साइन इंटीग्रल. ओके, यूजिंग दिस फोरियर साइन इंटीग्रल आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऐसा क्वेश्चन में था. ओके, दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू. अभी आप अच्छे से अगर चेक करते हो, ओके, तो कैलकुलेट क्या करना है, 0 to इन्फिनिटी लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स अपॉन लैम्बडा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वो भी नीचे आ रहा है डी लैम्बडा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है. आपको बस करना क्या है, फिर 2/π को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा. 2/π अगर लेफ्ट साइड में जाता तो इट बिकम π/2 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दो. वहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ई रेज टू, अवर गिवन फंक्शन इज ई रेज टू माइनस एम एक्स. तो ये कैलकुलेशन का पार्ट ट्रिवियल होता है, बस यहाँ पे रीअरेंजमेंट करो. सो आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स here and then I will shift 2/π on left hand side. You will get the value of your first integral. So that you will see in next slide. So this is the value of your first integral जो आपको क्वेश्चन में दिया था कि 0 to infinity lambda upon m square plus lambda square sin lambda x की वैल्यू कैलकुलेट करो and that answer is π/2 e raised to minus mx. Okay, okay, next क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. आपको नेक्स्ट पार्ट क्या था, आपको इस क्वेश्चन में ओके वी हैव टू कैलकुलेट द फोरियर cosine integral also. Okay, so the Fourier cosine integral of this function is defined as this. This is the formula for Fourier cosine integral. तो Fourier cosine integral कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको Fourier cosine transform कैलकुलेट करना है. So let's start with the Fourier cosine transform. That formula is 0 to infinity f of u cos lambda u du. Put the value of f of u which is e raised to minus mu cos lambda u du. Okay, and we have the separate or we have this standard formula for this integral which is 0 to infinity e raised to ax e raised to minus ax cos of bx dx, and that formula is a upon a square plus b square. So again if you compare with this standard formula you just need to take a equal to m and b is equal to lambda. Okay, so with these values if I solve you will get the Fourier cosine transform as m upon m square plus lambda square. Now just put this value okay in this Fourier cosine integral, so that you will see next slide. So just put that value in Fourier cosine integral, you will get that Fourier cosine integral as f of x equal to 2/π 0 to infinity m upon m square plus lambda square cos lambda x d lambda. Again this is the Fourier cosine integral. Okay, but उन्होंने क्या बोला, यूजिंग दिस Fourier cosine integral आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन में था कि यूज दिस Fourier cosine integral एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल. तो अगर आप यहाँ पे अगर आप अच्छे से कंपेयर करते हो cos lambda x यहाँ पे भी है cos lambda x d lambda और नीचे lambda square m square करेक्ट मैच हो रहा है, बस आपको m को बाहर लेना होगा. तो इट बिकम 2m अपॉन पाई, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा, दैट बिकम पाई अपॉन 2m एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ f of x. तो जस्ट बाय डूइंग द रीअरेंजमेंट इन द टर्म्स ओके you will get the value of integration 0 to infinity 1 upon m square plus lambda square cos lambda x d lambda, and that value is pi upon 2m e raised to minus mx. तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आपने बस फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करके फॉर्मूला में पुट किया था एंड नाउ जस्ट बाय रीअरेंजिंग दोस टर्म्स यू विल गेट दैट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल. ओके, ओके, so this is your first question. Okay, we'll take one more question so that you can can properly understand the examples on Fourier integral representation. So question 2 is like this, find the Fourier integral representation. Okay, ये स्टेटमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो यहाँ पे भी इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करना है फॉर दिस फंक्शन. ठीक है, हाँ. सो आपको पता है कि फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है.
अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए भी 3 केसेस है। अप्रोच आप देखो मैं कैसे, ये बाद में देखा जाएगा कि क्या इंटीग्रेशन क्या क्या कैलकुलेट करना है, ओके विल सी लेटर ऑन। आपको फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, बट एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ लैम्बडा आता है, दैट इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी 3 केसेस है। एक क्या है इन जनरल फोरियर ट्रांसफॉर्म, नेक्स्ट क्या है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, एंड थर्ड क्या है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सा यूज करना है। टू डिसाइड द फॉर्मूलाज बिटवीन फोरियर कोसाइन एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, आपको ये चेक करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक वेदर अवर गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि लास्ट एग्जांपल में क्यों नहीं चेक किया था। लास्ट एग्जांपल में उन्होंने डायरेक्टली दिया था कि आप यहाँ पे फोरियर कोसाइन इंटीग्रल कंसीडर करो या फोरियर साइन इंटीग्रल कंसीडर करो एंड देन फाइंड दोज वैल्यूज, ओके वैल्यूज ऑफ दोज इंटीग्रल। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिया है, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करो, देयरफॉर हियर वी नीड टू चेक वेदर अवर गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अगर वो नाइदर इवन और ऑड आता है तो ही आप इस रिजल्ट से सॉल्व करने वाले हो, अदरवाइज इवन आता है तो कोसाइन एंड साइन आता है, सॉरी ऑड आता है तो साइन। ओके सो इन सॉल्यूशन, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं इवन एंड ऑड फंक्शन कैसे चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेस है। अगर आपको इवन एंड ऑड ही नहीं आ रहा है तो आगे फॉर्मूला भी रॉन्ग डिसाइड होगा, सारा कैलकुलेशन रॉन्ग आएगा, ओके एट द एंड विल गेट 0 मार्क्स। अगर आपने इवन एंड ऑड का कैलकुलेशन में अगर आपने मिस्टेक की, ओके विल गेट 0 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको उस क्वेश्चन से। ओके सो इवन एंड ऑड की डेफिनेशन क्या है, इवन फंक्शन कैसे चेक करना है, करना क्या है बस x की जगह पे -x रखो। ओके मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ इवन फंक्शन कैसे चेक करना है, जस्ट पुट x इज इक्वल टू -x। ओके अगर पुट करने के बाद भी अगर आपको सेम फंक्शन मिल रहा है देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज इवन। ओके बट अगर आपको सेम फंक्शन मिल रहा है बस साइन का ही डिफरेंस आ रहा है देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑड, अदरवाइज नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके आइडिया क्या है, हाउ यू चेक वेदर अवर गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। करना क्या है x की जगह पे -x रखो, अगर आपको सेम फंक्शन फिर से मिल रहा है देन वी कॉल दैट फंक्शन एज इवन फंक्शन। सेम फंक्शन मिल रहा है बस माइनस का ही डिफरेंस है, इन दैट केस वी कॉल दैट फंक्शन एज ऑड फंक्शन एंड अदरवाइज वी कॉल इट एज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ओके सो विल गो वन बाय वन। कंसिडर f ऑफ -x, x इक्वल टू -x रखो, तो क्या चेंज होगा, ये 1 0 में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे x की जगह पे -x, नीचे भी x की जगह पे -x एंड अदर थिंग्स आर एज इट इज। बट वी नो दैट mod of -x is again equal to mod x, so this can be written as 1, mod x less than 1 0, mod x greater than 1. It means you will get that same function again, and this implies f of -x is equal to f of x, therefore your function is even function. तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, मतलब यहाँ पे जो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है वो इवन केस में कैलकुलेट करना है। दिस इंप्लाइज हियर बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इवन फंक्शन है मतलब आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। ओके सो द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इवन फंक्शन। अभी आप देखो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन की ऑड फंक्शन है। ओके इसलिए जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन और जो इनवर्स आपको कंसिडर करना है वो भी इवन फंक्शन के अंडर ही कंसिडर करना है, इसलिए वो टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। सो फॉर इवन फंक्शन व्हाट इज योर फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, दैट रिप्रेजेंटेशन इज दिस f of x इक्वल टू 2 by pi 0 to infinity fc of lambda cos lambda x dx। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। सो लेट्स कैलकुलेट द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म and that formula is fc of lambda equal to 0 to infinity f of u cos lambda u du। f of u की वैल्यू ये है ना, तो अभी यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ रहा है ये f of x डिफाइन हो रहा है ओनली फॉर x लाइज बिटवीन -1 to 1। इसका मीनिंग क्या होता है, mod x लेस दैन 1। mod x लेस दैन 1 का मीनिंग क्या है, x लाइज बिटवीन -1 to 1, इसी इंटरवल पे वो एग्जिस्ट हो रहा है, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या है 0। बट आपको लिमिट्स कहाँ से लेने, बट आपको लिमिट्स कहाँ से लेने, यहाँ पे कहीं पे x है, यहाँ पे कहीं पे -1 है, यहाँ पे कहीं पे 1 है। ओके सॉरी लेट मी इरेज दिस पार्ट। तो लिमिट में क्या चेंज होगा वो आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। तो फंक्शन से आपको समझ में आ रहा है दिस फंक्शन टेक्स वैल्यू 1, ओके व्हेन योर x लाइज बिटवीन -1 to 1। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आपको लिमिट्स लेने वो कहाँ किस रेंज में लेने, 0 to इन्फिनिटी के रेंज में लेने। ओके आपका जो फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है वो कौन से रेंज में एग्जिस्ट हो रहा है, -1 to 1 के रेंज में। ठीक है हाँ, तो अगर आप अच्छे से कंपेयर करते हो आपको जीरो के आगे आना है, बट 0 के आगे अगर आप आते हो तो आपके पास फंक्शन कहाँ तक डिफाइन है, अप टू दिस 1 ओनली। ओके तो जस्ट कंसिडर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 और इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। सो
दिस इंटीग्रल बिकम 0 to 1। आई होप ये पार्ट सबको क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, 0 के आगे ही जाना है, बट 0 के आगे आप कहाँ तक जा सकते हो, अप टू 1, क्योंकि यहाँ पे रेंज क्या है, mod x लेस देन 1। ये आपको शायद मैंने दिया भी था प्रीवियस लेक्चर में। mod x लेस देन 1 का मीनिंग क्या होता है, -1 लेस देन x लेस देन 1, बट आपको 0 के आगे जाना है। 0 के आगे कहाँ तक जा सकते हो आप, अप टू 1। सो देयरफॉर दिस रेंज इज फ्रॉम 0 to 1। ओके, f of u cos लैम्बडा u du। बट आपको पता है कि इस रेंज में 0 to 1 के रेंज में आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। देयरफॉर हियर यू हैव टू कंसीडर 1 cos लैम्बडा u du। दैट मीन्स जस्ट कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ cos function which is sin lambda u upon lambda, put the upper limit and lower limit. If I put upper limit you will get this, and for lower limit since your sin 0 is 0, your answer is 0. So your Fourier cosine transform is sin lambda upon lambda। अभी बस क्या करो, उस इंटीग्रल में पुट करो। So what is that Fourier integral representation? f of x is equal to 2 by pi 0 to infinity fc of lambda cos lambda x dx। In this formula just put your fc of lambda and that gives you the Fourier इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, आधा पार्ट आपका हो गया। बट उस क्वेश्चन में क्या था, ओके हाँ, उस क्वेश्चन में क्या था कि यूजिंग दिस फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस टू इंटीग्रल। ये नेक्स्ट पार्ट जो मैंने रीड नहीं किया था, क्योंकि पहले आपका पूरा फोकस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पे चाहिए, एंड देन you can check those integral values, क्योंकि वो बस रीअरेंजमेंट करके आने वाला है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता। लास्ट में जो इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो पार्ट। तो क्वेश्चन क्या था कि यूजिंग दिस फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। तो पहला इंटीग्रल आप अच्छे से देखो, 0 to infinity sin लैम्बडा cos लैम्बडा x अपॉन लैम्बडा d लैम्बडा। तो ये तो गिवन ही है, sin लैम्बडा cos लैम्बडा x d लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। तो करना क्या होगा, 2 by pi को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, दैट बिकम pi by 2। सो pi by 2 टाइम दिस फंक्शन, pi by 2 टाइम दिस फंक्शन वो क्या आएगा, यही आएगा ना, pi by 2 टाइम दिस फंक्शन मींस 1 की जगह पे आएगा pi by 2 व्हेन mod x लेस देन 1, और pi by 2 into 0 बिकम 0 व्हेन mod x ग्रेटर देन 1। मैंने क्या किया है, 2 by pi को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है। तो f of x को मुझे pi by 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो f of x को अगर आप pi by 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से आपको ये चेंज दिखाई देगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ योर गिवन इंटीग्रल इन फर्स्ट। तो ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में उन्होंने क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल 0 to infinity sin लैम्बडा अपॉन लैम्बडा। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो साइन अपॉन लैम्बडा है। ओके, सो इफ यू कंपेयर दिस इंटीग्रल विद दिस, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, वी डोंट वांट दिस कॉस फंक्शन, तो मुझे इस कॉस फंक्शन की जगह पे 1 लेकर आना है। ओके, तो वो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आई जस्ट नीड टू पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ उसी केस में कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मुझे इस इंटीग्रल को ये जो आपका यहाँ पे इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा में, तो मुझे कॉस लैम्बडा एक्स की वैल्यू 1 सेट करनी होगी। कॉस लैम्बडा एक्स की वैल्यू 1 कौन से केस में होगी, इफ आई कंसीडर एक्स इज इक्वल टू 0। तो जस्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन दिस होल इक्वेशन। इस पूरे इक्वेशन में एक्स इक्वल टू 0 पुट करो और देखो क्या मिलता है। इफ आई पुट एक्स इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 इस रेंज में आता है, तो मतलब लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2। ठीक है, ये बस यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में वैल्यू आएगी पाई बाय 2। यहाँ पे चेक करो साइन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा कॉस 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। हो गया, तो आपका आंसर क्या है, पाई बाय 2। ओके, विल टेक वन मोर एग्जांपल। ज़्यादा एग्जांपल्स ले रहा हूँ तभी ये पार्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये इतना ट्रिवियल नहीं, आपको मैंने पहले क्लियर किया। ओके, ये अभी फर्स्ट टाइप चल रहा है, और भी देयर आर 3-4 टाइप्स ऑन दिस। ओके, सो विल टेक दी वन मोर क्वेश्चन। ये एक्चुअली इस टाइप में नहीं फिट हो रहा है, बट मैंने इसलिए ऐड किया कि आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं बोला है कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करो। उनका कहना क्या है, जस्ट कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं आएगा फर्स्ट केस में, बट उन्होंने ऐड क्या किया है, उसके आगे ये इंटीग्रल सॉल्व करो। बट आपको मैंने पहले ही क्लियर किया है, जिस भी क्वेश्चन में इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो उस केस में आपको एफ ऑफ एक्स, मतलब उस केस में आपको फोरियर इंटीग्रल कंपलसरी कंसिडर करना पड़ता है। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया था कि फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करो, उन्होंने बस क्या बोला था कि इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो। बट उन्होंने ऐड क्या किया है, एंड उसके बाद ये इंटीग्रल सॉल्व करो, या उसके बाद यूजिंग दैट प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज माइनस पाई बाय 2। बट आपको क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से क्या समझ में आ रहा है, जिस भी क्वेश्चन में आपको इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इन दैट क्वेश्चन वी हैव टू कंसीडर द फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। So Fourier integral representation of this given function.
ठीक है, तो कैसे सब कुछ सॉल्व करना है वन बाय वन देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस ऑन ओनली फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो इन सॉल्यूशन कंसिडर दी given function f of x is equal to 1 where x lies between -1 to 0 and -1 where x lies between 0 to 2. अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में 3 केसेस है. वन इज जस्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, सेकंड इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, है ना, एंड थर्ड इज फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म. ओके, तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है टू डिसाइड दैट वी नीड टू चेक वेदर अवर गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, है ना. इतना हमेशा याद रखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने से पहले चेक करो कि वो फंक्शन इवन आता है कि ऑड आता है. तो उसके लिए कंसिडर क्या करना होगा, कंसिडर एफ ऑफ -x, मतलब जहाँ पे x था उसके जगह पे -x रखो. सो विल गेट 1 -2 लेस इक्वल -x लेस दैन 0. बस मैंने x की जगह पे -x रखा है. -1 0 लेस दैन -x लेस इक्वल 2. ये मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ ये आप अच्छे से देखो. तो फर्स्ट स्टेप में आई जस्ट रिप्लेस x बाय -x. अभी सेकंड केस में मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मुझे यहाँ पे ये जो रेंज मिल रही है ना, ये -x की रेंज मिल रही है, बट आई वॉन्ट दिस रेंज फॉर x. तो मैं क्या करने वाला हूँ, ओके, इस हर एक इंटरवल को माइनस से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ. जब भी आप किसी इंटरवल को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, आपको पता है इंटरवल रिवर्स हो जाती है और ये जो नंबर्स होते हैं ये अपोजिट साइन के आपको कंसिडर करने हैं. ओके, सो दैट आई विल शो इन नेक्स्ट स्लाइड. तो जब भी इट मीन्स व्हाट, अगर आप इस इक्वेशन को लेट मी इरेज, तो अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि आपको इंटरवल x के लिए चाहिए, वी डोंट वांट फॉर -x, तो क्या चेंज होता है, ये इंटरवल आपको रिवर्स से लिखनी है और हर एक टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई करना है. तो -0 आ जाएगा 0, माइनस इंटू -x बिकम +x, माइनस इंटू -2 बिकम +2. दिस इज दिस कैलकुलेशन फॉर द इंटरवल विच इज मल्टीप्लाइड बाय -1. सेकंड इंटरवल में भी यहाँ पे भी ये -x की वैल्यू दे रहा है. ओके, फ्रॉम दिस इंटरवल यू विल गेट द वैल्यू फॉर -x. मुझे x की वैल्यू चाहिए. x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे इस इंटरवल को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा. जब भी आप किसी भी इंटरवल को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, वो सेम इंटरवल आपको रिवर्स से लिखनी है और माइनस से मल्टीप्लाई करो. तो पहले आएगा -2, फिर माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस और -0 0 आ गया. ओके, हाँ, तो ये आता है आपका f ऑफ x. अभी आप अच्छे से चेक करो. तो वी हैव टू कंपेयर दिस f ऑफ -x, ये कौन सा था, f ऑफ -x, कंपेयर करो इस f ऑफ x से. हाँ, अभी आपका क्वेश्चन होगा कि कंपेयर कैसे करना है. कंपेयर करने के लिए आपको 1 बाय 1 इंटरवल देखना होगा. तो ओके, तो -2 to 0 इंटरवल चेक करो. -2 to 0 इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, एंड -2 to 0 इंटरवल पे f ऑफ -x की वैल्यू क्या है, -1. तो क्या समझ में आ रहा है, -2 to 0 इंटरवल पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1, एंड f ऑफ -x की वैल्यू क्या है, -1. मतलब दोनों इक्वल है, बस माइनस का डिफरेंस है. सेकंड इंटरवल पे चेक करो, 0 to 2 पे यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1 है, और 0 to 2 पे यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है. मतलब दोनों इक्वल है, बस माइनस का डिफरेंस है. सो एट द एंड आपको क्या समझ में आ रहा है, f ऑफ -x और f ऑफ x इक्वल ही है, बस माइनस का ही डिफरेंस है. देयरफॉर दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज ऑड फंक्शन. करेक्ट. सो दिस टू फंक्शंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, ओके, or equal with respect to minus sign. So these two functions are equal with respect to minus sign. Therefore this function is odd function. Odd function आ रहा है मतलब आपको यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है. ठीक है. So let's calculate the Fourier sine transform. That formula is 0 to integration 0 to infinity f of u sin lambda u du. But f of u आपका क्या कैसे डिफाइन किया है, ऐसे -2 to 0 पे that function takes value 1 and 0 to 2 पे दैट फंक्शन टेक्स वैल्यू -1. ओके, तो ये इंटीग्रेशन, बट आपको यहाँ पे रेंज कंसिडर करनी है, ओके, 0 के आगे. ओके, तो अगर मैं ये रियल लाइन पे ड्रॉ करता हूँ ना, ये आई थिंक समझ में आ रहा है आपको. नो नीड टू रिपीट दिस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन था, -2 to 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, एंड 0 to 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1. बट मुझे इंटीग्रल कहाँ से कंसिडर करना है, मुझे जो इंटीग्रेशन चाहिए वो 0 ऑनवर्ड्स ही चाहिए अप टू इन्फिनिटी. तो इसलिए रेंज क्या आएगी मेरे पास, ऑब्वियसली 0 to 2 ही आएगी, और इस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1. देयरफॉर दिस इंटीग्रल कैन बी रिटर्न एज 0 to 2 ओनली, क्योंकि ये 0 से आगे वैल्यू ले रहा है, और इस इंटरवल पे वैल्यू क्या है, -1 sin लैम्डा u d. ओके, सो साइन का इंटीग्रल है, दैट इज माइनस cos लैम्डा अपॉन लैम्डा. ओके, इंटीग्रेशन 0 to 2, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करो. अपर लिमिट के लिए आएगा ये, लोअर लिमिट के लिए आएगा -1 बाय लैम्डा. ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर इज cos 2 lambda -1 upon lambda. Okay, actually this is your Fourier transform. बट क्वेश्चन क्या था,
आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है. ओके, वी हैव टू शो दैट इंटीग्रेशन 0 to infinity cos 2x minus 1 sin 2x upon x dx is equal to minus pi by 2. ओके, तो कोई भी इंटीग्रल आने दो. मैंने आपको पहले के लिए क्या क्लियर किया है, जब भी आपको किसी इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप इमीडिएटली उसका फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करो या सिंपली उसका इनवर्स कंसिडर करो. तो व्हाट इज इनवर्स ऑफ दिस fs ऑफ लैम्बडा, इसका इनवर्स क्या आता है, कंसिडर इनवर्स फोरियर साइड, वही मैंने दिया. इसका इनवर्स क्या आता है, दैट इनवर्स इज f of x इज इक्वल टू 2 by pi, है ना, 0 to infinity fs of lambda sin lambda x d lambda, ये होता है इनवर्स. इसमें क्या करो, जो आपने fs of lambda ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो. ठीक है, तो आफ्टर दिस आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ fs of lambda जो आपने अभी कैलकुलेट किया था, sin lambda x एज इट इज, sin lambda x एज इट इज, d lambda एज इट इज. ओके, हाँ, और लेफ्ट साइड में भी जो आपका गिवन फंक्शन है वो मैंने रख दिया. दिस इज योर गिवन फंक्शन f of x. ओके, जस्ट गिव मी 1 minute, लेट मी वन इक्वेशन. ओके, सो तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, इसके बाद f ऑफ x की वैल्यू पुट किए, fs ऑफ लैम्बडा की वैल्यू पुट किए. ओके, आगे तो अगर आप क्वेश्चन देखते हो ना, तो क्वेश्चन में क्या था, आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है. cos ऑफ 2x cos ऑफ 2 लैम्बडा आ रहा है, चलो जाने दो, -1 अपन, चलो ये लैम्बडा में पहले कंसिडर करते हैं लैम्बडा. तो ये मैच हो रहा है. यहाँ पे क्या चाहिए, साइन ऑफ लैम्बड़ा x, बट x की जगह पे आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तब जाके ये थोड़ा बहुत इससे मैच करेगा. आप देखो cos 2. ओके, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, हाँ, ये लैम्बडा में दे रहा है, तो cos 2 लैम्बडा -1 अपॉन लैम्बडा. ओके, माइनस, तो यहाँ पे क्या है, अगर x में आता है तो यहाँ पे sin 2x चाहिए, है ना. अगर x में लेते हो तो यहाँ पे sin 2x चाहिए. तो अगर आप लैम्बडा में देते हो तो यहाँ पे sin 2 लैम्बडा चाहिए. तो आपको क्या करना होगा, x की जगह पे 2 रखना होगा. आपको आगे देखो, आपको समझ में आएगा. जस्ट कंसिडर x इज इक्वल टू 2. सो इफ आई कंसिडर x इज इक्वल टू 2, ओके, ऑन LHS x इक्वल टू 2 कौन से रेंज में आता है, ये नीचे के रेंज में आता है, तो LHS में -1 मिलेगा. और यहाँ पे एज इट इज है, बस मैंने x की जगह पे 2 रख दिया. अभी आप देखो ये इंटीग्रल ऑलमोस्ट इससे इक्वल हो रहा, बस चेंज क्या, ये x में था, ये लैम्बडा में. इट डजंट मैटर कि आप इंटीग्रेशन dx में कैलकुलेट कर रहे हो या d लैम्बडा में कैलकुलेट कर रहे हो. तो अगर आप इसको रीअरेंज करते हो, ये 2 by pi को अगर आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हो, यू विल गेट -pi by 2. ओके, बट आपका क्वेश्चन क्या होगा कि ये तो हमने लैम्बडा में कैलकुलेट किया. ओके, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, ओके, इज सिमिलर टू इंटीग्रेशन ऑफ f of lambda d lambda. सो इट डजंट मैटर कि आप विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो या विद रिस्पेक्ट टू d लैम्बडा कैलकुलेट कर रहे हो. अगर आपका फंक्शन सेम है तो दोनों केस में आपको आंसर सेम ही मिलेगा. सो दिस कैन बी रिटर्न एज, ये लैम्बडा में था, इसको x में भी आप लिख सकते हो. सो दिस कैन बी रिटर्न एज cos 2x -1 अपॉन x sin 2x dx इज इक्वल टू -pi by 2. ओके, okay, so I think I'm not able to finish this example, so with this I will stop here.